प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1332 करोड़ रुपए की रेलवे लाइन, सिंचाई सुविधाओं के लिए आधुनिकीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपए की उपयोजना और 1878 करोड़ रुपए की 6 लाइन वाली जीकरपुर बाईपास को भी मंजूरी दी गई। जितना भी साउथ के केरल से कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था, और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा। गुजरात की धरती से कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश पूरे देश में देने की कोशिश की है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के एक मधुर संबंध थे और दोनों की एक ही बात थी। बीजेपी इसको गलत तरीके से भुनाने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक तरह से पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए इस विशेष अधिवेशन का आयोजन गुजरात के लिए चुना। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार संगठन को मजबूत करना और करीब 27 साल से सूखा झेल रही कांग्रेस पार्टी गुजरात में क्या करती है, क्योंकि राहुल गांधी का दावा है कि 2027 में इंडिया गठबंधन गुजरात के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये दावे सच साबित होते हैं या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह खोखले साबित होंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। गैर मराठी लोगों को मराठी सिखाने के लिए अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप क्लास खोलने जा रही है। 13 तारीख को पहले क्लासरूम का उद्घाटन आदित्य ठाकरे करेंगे और इस पूरी क्लास खोलने की जिम्मेदारी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे के ऊपर दी गई है। आनंद दुबे ने कुछ दिन पहले ही बैनर पोस्टर लगाकर अपील की थी कि मराठी सीखने के लिए जो भी उत्सुक हैं उनको वो मराठी सिखाने के लिए तैयार हैं, और उसके आगे के क्रम में आदित्य ठाकरे उनके पहले क्लासरूम का उद्घाटन करने के लिए कांदिवली पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि मराठी न आने पर जिस तरीके से एमएनएस के लोग गैर मराठियों को मारपीट कर रहे हैं, उसके बदले अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप मराठी सिखाकर उन्हें मराठी भाषा में बोलने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में कोशिश ये की जा रही है कि जो गैर मराठी हैं, खासकर उत्तर भारतीय, उनको बीजेपी के वोटर से तोड़कर शिवसेना की तरफ आकर्षित कैसे किया जाए, इसकी पूरी कोशिश शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज पार्टी कार्यालय गए थे, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे थे। और जैसे ही शिक्षा मंत्री अपने पार्टी कार्यालय से निकल करके गाड़ी में बैठे, अभ्यर्थी उनके पीछे जाकर के उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिहार में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मामला चल रहा है। इसको लेकर के कई लोग परेशान हैं, कई लोगों को अपनी बातें कहने की ज़रूरत थी शिक्षा मंत्री से, लेकिन शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों की एक नहीं सुनी। वहीं एक महिला शिक्षा मंत्री के गाड़ी में अपनी कुछ कागज था वो देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार उसे हटाया जा रहा था। वो अर्जी लगा रही थी, बार बार सर सर बोल रही थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और
उसने जो कागज़ शिक्षा मंत्री को दिया सुनील कुमार को, वो भी जो वीडियो हमारे पास है उसमें देखा गया कि वो कागज़ निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं कई तरह के समस्याओं को लेकर के, लेकिन उनको अपनी बात रखने का न जगह मिलता है, न कोई उनकी बात सुनती है। इस बात को लेकर के वो काफ़ी परेशान हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी का प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। झारखंड बीजेपी के 20 से अधिक नेता मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में जुटे। हालांकि ये बैठक काफी गुप्त रखी गई थी, मीडिया को इसमें बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन जो बातें हुई और जो बातें छनकर आई उसके मुताबिक बीजेपी अब हर प्रदेश में ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक माहौल बनाना शुरू किया जाए। इसके लिए बीजेपी के अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके मुताबिक अलग अलग संगठनों के लोगों के साथ मिलकर एक वातावरण का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य पार्टी का होगा। जैसे कोई एक नेता होगा जो कि ब्राह्मण संगठनों से मिलेगा, कोई एससी समुदाय के संगठनों से मिलेगा और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी बात रखेगा, उसकी जरूरत के बारे में बताएगा और ये प्रयास करेगा कि उस समाज की तरफ से ज्यादा लोग जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सामने आए और लिखित रूप से सामने आए। योजना तो यही है कि लिखित रूप से जो बातें आएंगी उन बातों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले सत्र में इस संबंध में शायद कोई विधेयक आ सकता है और इसी कारण हर प्रदेश में झारखंड जैसी ही रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यहाँ बीजेपी का मुख्य विपक्षी है उसका साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहीं न कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक काम है और बीजेपी इस काम के द्वारा अपने पुराने एजेंडे पर कार्य कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बलियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान नरेश बलियान की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि रोस्टर चेंज हो गया है, जज बदल गए हैं, लिहाजा इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने की आवश्यकता है, जिसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख को तय किया है। 20 मई को अब नरेश बलियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान नरेश बलियान की ओर से पेश वकील ने इस मामले में रिटन सबमिशन दाखिल किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने नरेश बलियान की जमानत का विरोध किया है। आपको बता दें कि नरेश बलियान को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि नरेश बलियान चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगा सकते हैं, जिसके बाद नरेश बलियान ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कपिल संगवान जो गैंगस्टर है उसके साथ साठगांठ के मामले में दिल्ली पुलिस ने नरेश बलियान को गिरफ्तार किया था। अब देखना होगा जब 20 मई को इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ कोर्ट आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। इंदौर में तेज गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में दोपहिया वाहनों से जो घर से बाहर लोग निकल रहे हैं उनके लिए खासी मुसीबत हो रही है। मुसीबत तब और भी बढ़ जाती है जब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर 1 से 2 मिनट उन्हें रुकना पड़ता है। सूरज की तपन से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर ग्रीन नेट लगाई गई है और कहीं कहीं किसी प्राइवेट संस्थानों ने कुछ शेड की व्यवस्था की है, जिससे कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर दोपहिया वाहन रुकते हैं तो उन्हें ठंडक का एहसास होता है।
और जो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने की सोच भी रहे होते हैं वे भी वहां पर रेड सिग्नल पर रुक करके कुछ देर सुकून महसूस करते हैं। दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में इस कदम की काफी सराहना की जा रही है और लोग नगर निगम की काफी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी ये हेल्पफुल किया है हम लोगों के लिए, क्योंकि एकदम से गर्मी में आओ और ब्लैकआउट्स आ जाते हैं तो ये बेटर है हम लोगों के लिए। जो नेट लगाया गया है ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इससे लोगों को काफी राहत महसूस होगी गर्मी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी की कहर जारी है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में गर्मी का पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया है और ये गर्मी सिर्फ दिन में ही नहीं रह रही है, रात में भी लू का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक दिल्ली में हवाएं चलेंगी, साथ साथ बादल छाए रहेंगे, जिससे कि गर्मी में कुछ राहत मिलेगी। पर उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने गर्मी के लिए दिल्ली और एनसीआर के लोगों को तैयार रहना होगा। साथ ही साथ बिजली की डिमांड बढ़ी है। बुधवार को आज के दिन 5000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 8600 मेगावाट की मैक्सिमम डिमांड जून के महीने में थी, जो इस बार 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। विद्युत विभाग पूरी तरह से तैयार है कि जो लोग एसी चलाकर गर्मी से राहत पाना चाहते हैं उनके लिए विद्युत की पूरी सप्लाई की जा सके। साथ ही साथ डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर निकलें तो सर को ढक के निकलें। साथ ही साथ हर 2 घंटे पर पानी पीते रहें, जिससे कि गर्मी जनित बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन विवेक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आज करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई, जिससे करोड़ों लोगों को राहत जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि आरबीआई के इस ताजा फैसले के बाद रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती का यह ऐलान किया है। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी में भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी, जिसके बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गया था। इस तरह से 2 महीनों में रेपो रेट में 0.50% की कटौती की जा चुकी है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती किए जाने से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लोन की ब्याज दरें सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही लोन सस्ता होने से ईएमआई कम हो जाएगा। ईएमआई कम होने से हर महीना बचत होगा और लोगों को ईएमआई भरने से थोड़ी जो राहत है वो मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार ये दूसरी बार है जब आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से रेपो रेट में ये कटौती की गई है, इससे लोगों को राहत तो जरूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ देश की ग्रोथ में भी एक जो पारदर्शिता है वो नजर आएगा। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अक्टूबर 2025 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रथम तल में भगवान श्री राम के दरबार को स्थापित किया जाएगा और राजस्थान में सफेद संगमरमर की मूर्तियां बन चुकी हैं, जो 15 अप्रैल के बाद वो सारी मूर्तियां अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंच जाएगी। और माना जा रहा है कि 30 अप्रैल को शुभ मुहूर्त अक्षय तिथि के दिन भगवान श्री राम का दरबार प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राम जन्मभूमि में रामनवमी के सफल आयोजन के लिए मीडिया सहित तमाम सभी श्रद्धालुओं को इस आयोजन के लिए शुभकामना दिया और बधाई दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो शिखर भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और अब संपूर्ण मंदिर अगर देखें तो अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी उम्मीद है कि हम संपूर्ण मंदिर
अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर 6 अलग मंदिर जो बन रहे हैं, सप्त मंदिर बन रहे हैं, उनकी भी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। और साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि इसी जून माह में अन्य जो मंदिर हैं, जो 6 मंदिर हैं, सप्त मंडप हैं, ये सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। वहाँ भी मूर्तियां बन चुकी हैं और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा जून माह में होगी। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2025 तक रामलला का संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।